नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो फाइनली यूएई की तरफ से ओपेक को टाटा बाय बाय कह दिया गया। वो ओपेक 40% अकेला कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन यूएई के निकलने के बाद में ये जो परसेंटेज है अब यहाँ पर कम होने वाला है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, यूएई एग्जिट्स ऑयल प्रोडक्शन ग्रुप्स ओपेक एंड ओपेक प्लस जिसमें रशिया भी है एमिड ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। और इसे आज के टाइम में जगह जगह कवर किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इसके पीछे सऊदी और यूएई के बीच जो टेंशन है ये कारण है। इवन कि वेस्ट एशिया में ईरान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें ईरान की तरफ से यूएई के दुबई में और इनके जो फाइनेंशियल हब है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स स्ट्राइक किया गया। और उस टाइम ये जो ओपेक कंट्रीज है बिल्कुल ये शांत है, जबकि हाल ही में सऊदी और पाकिस्तान को लेकर ये भी अपडेट सुनने को मिला है कि पाकिस्तान की तरफ से 17,000 के आसपास जो ट्रूप्स हैं ये सऊदी में डिप्लॉय किए गए हैं ईरान के अगेंस्ट में। और इसके अलावा भी काफी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण यूएई जो है ये ओपेक से बाहर निकला है। लेकिन अगेन क्वेश्चन मार्क निकल के आता है कि इसका ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा। सऊदी के इन्फ्लुएंस से लेकर जो एनर्जी जियोपॉलिटिक्स है ये किस तरीके से यहाँ पर बदलने वाली है, क्योंकि ये डेवलपमेंट तब देखने को मिल रहा है जब 26 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल ये 2 दिन के लिए भारत के एनएसए अजीत डोभाल यूएई के विजिट में थे। यूएई के प्रेसिडेंट से जाकर मिलते हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत और यूएई के बीच में रीजनल सिचुएशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसे सेपा भी कहते हैं, जिसे 2022 के टाइम में साइन किया गया था यूएई और भारत के बीच में, इसको लेकर यहाँ बातचीत हुई है। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यहाँ पर यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि अजीत डोभाल का विजिट करना ये काम तो पीयूष गोयल भी कर सकते थे, ये काम पेट्रोलियम मिनिस्टर भी कर सकते थे, लेकिन अजीत डोभाल का विजिट करना, इसके बाद में यूएई की तरफ से ओपेक से बाहर निकलना और इसी टाइम में यूएई की तरफ से पाकिस्तान को जो $3.5 बिलियन का लोन दिया गया था इसके रीपेमेंट को लेकर जो डेडलाइन है यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया गया। अब यहाँ पर यूएई पाकिस्तान से भी डिमांड कर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। एक्चुअली हुआ ये है कि यूएई की तरफ से ओपेक मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज और जो ओपेक प्लस एलियांस है दोनों से बाहर निकलने के यहाँ पर अनाउंस कर दिया है, जो 1 मई से यहाँ पर इफेक्टिव भी होने वाला है। आपको बता दें कि जो ओपेक है इसमें टोटल 12 कंट्रीज आते हैं जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 40% कंट्रीब्यूट करता है और रिजर्व्स के मामले में 80% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ से अब फाइनली बाहर निकल चुका है। जो ओपेक प्लस की हम बात कर रहे हैं जिसमें रशिया के साथ साथ मैक्सिको है, कजाकिस्तान है, ओमान है, अजरबैजान है। और ये एग्जिट इसलिए भी इतना सिग्निफिकेंट माना जा रहा है क्योंकि 2019 के टाइम में कतर ने भी ओपेक से अपने आप को एग्जिट कर लिया था, लेकिन यूएई का जो एग्जिट है इसे लार्ज स्केल में देखा जा रहा है, क्योंकि 1967 के टाइम में जब यूएई ओपेक को ज्वाइन करता है 59 साल रहने के बाद में जो यूएई है अब फाइनली ये बाहर निकल चुका है। जो टॉप 10 ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स में जिसकी गिनती आती है, जो हर दिन 3.2 से लेकर 3.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, जो पूरी दुनिया भर का जो ग्लोबल प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है ये 6% होल्ड करता है। अब फाइनली इस ओपेक मेंबर्स में 12 में से अब यहाँ पर 11 मेंबर बचे हैं। और इसको लेकर यूएई के जो एनर्जी मिनिस्टर है अल मजूरी, इन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये जो डिसीजन है ये कोई पॉलिटिकल रिफ्ट नहीं है, इट हैज नो पॉलिटिकल लिंकेज, आवर रिलेशन विद ऑल ऑफ द प्रोड्यूसर्स विल रिमेन देयर। तभी हमारे पड़ोसी है। इन्होंने ये भी कहा कि एज एन एक्टिव एंड प्रोएक्टिव प्रोड्यूसर्स यूएई हमेशा आपके साथ में है। तो सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि यूएई का बाहर निकलना, इसके पीछे रीजन क्या है। थोड़ा अगर बैकग्राउंड जाए तो जो ओपेक कंट्री है जिसे आज के टाइम में सऊदी एज अ डी फैक्टो लीडर की तरह लीड करता है, जहां यूएई का ये कहना था कि हम लोग अपने ऑयल कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए $150 बिलियन यहाँ पर खर्च किए हैं, ताकि जो कैपेसिटी है इसे हम लोग 5 मिलियन बैरल पर डे कर सके। लेकिन जो ओपेक का कोटा है ना ये डिसाइड है 3 मिलियन बैरल पर डे। तो यूएई को यहाँ पे ये लगता है कि ओपेक से बाहर निकलने से जो यूएई की अनयूज्ड कैपेसिटी है, जिससे यूएई को यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के यहाँ पर नुकसान हो रहे थे, अब ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा रीजन निकल के आता है इकोनॉमिक शिफ्ट। आपको बताना चाहते हैं कि जो यूएई है जो अपने टोटल जीडीपी का 30% जो है ये ऑयल के जरिए रेवेन्यू आता है, लेकिन यूएई हो या फिर सऊदी हो ये ऑयल के अलावा भी नॉन ऑयल सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल की फाइनेंस में, एविएशन, टूरिज्म, टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए यूएई को चाहिए पैसा, और इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल है ये है ओपेक का कोटा जो डिसाइड किया गया है, जिसके कारण जो यूएई है अपनी कैपेसिटी से यहाँ पर कम ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो यूएई यहाँ पर अपने ऑयल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि यूएई भी चाहता है कि हम लोग अपने नॉन ऑयल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें, और ये पैसा तभी आएगा जब यूएई अपने 5 मिलियन बैरल पर डे की जो कैपेसिटी है ये इतने का ऑयल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सबसे मेन रीजन आता है ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, क्योंकि जब यूएई के दुबई में इनके फाइनेंशियल हब में लगातार स्ट्राइक कर रहा था ईरान, उस टाइम में यूएई का जो क्रूड आउटपुट है ये 50% तक कम हो चुका था। उस टाइम यूएई को ये भी लग रहा था कि जब हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं
यूएस भी यहाँ पर शांत है, बाकी जो ओपेक कंट्रीज हैं ये भी बिल्कुल शांत है। जबकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन किया गया था पिछले साल में, इसको लेकर सऊदी ने तो यहाँ पर रास्ता निकाल लिया था, जहां पाकिस्तान की तरफ से 17,000 के आसपास जो ट्रूप्स है वो भेजे गए, एयरक्राफ्ट भेजे गए। लेकिन वहीं यूएई को ये लगा कि ईरान वॉर को लेकर जो ओपेक कंट्रीज है ये पॉलिटिकली डिवाइडेड है, रिस्पॉन्स काफी स्लो देखने को मिल रहा है। और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान कैसे यूएई से पैसे लेता है लेकिन मदद कर रहा है सऊदी को, और यूएई ने इसको लेकर रिस्पॉन्स भी किया। पाकिस्तान को जो $3.5 बिलियन का यहाँ पर जो लोन दिया गया था, इसकी रीपेमेंट को लेकर जो डेडलाइन है यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भी आवताओं में आके ये कहा कि हम लोग आपकी $3.5 बिलियन जो डॉलर लोन है ये आपको रीपे कर देंगे। अब इसमें भी कहा जाता है क्या इसमें कोई इंडिया का फैक्टर शामिल है? तो यूएई को यहाँ पर अब ये लग रहा है कि जो ओपेक कंट्रीज हैं ये ना यूएई के साथ में खड़े हो सकते हैं ईरान के अगेंस्ट में, और इसको लेकर यूएई को चाहिए था एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला, जिसको लेकर यूएई को ये लग रहा था कि ये यूएस प्रोवाइड कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे जब लास्ट वीक से पहले यूएई की तरफ से यूएस को ये कहा गया कि हमें इस ईरान वॉर से जो नुकसान हुआ है इसके लिए आप हमें वॉर टाइम फाइनेंशियल लाइफलाइन दीजिए। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। इतना ही नहीं, यूएई आज के टाइम में बायलैटरल एनर्जी पार्टनरशिप इधर भी शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि जहां पाकिस्तान अब खुलकर यहाँ पर अपन डिफेंस पैक्ट को इम्प्लीमेंट करते हुए सऊदी को सपोर्ट कर रहा है, जहां पर 2 ब्लॉक हमें दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक ए में जहां पर सऊदी है, पाकिस्तान है, टर्की है, इजिप्ट है। वहीं ब्लॉक 2 में यूएई के साथ में इजराइल है, यूएस है, जो फोकस कर रहे हैं हार्डलाइन एंटी ईरान स्टांस के ऊपर में, टेक एनर्जी इंटीग्रेशंस के ऊपर में। और यूएई को यहाँ पर यह भी लग रहा है कि जो ऑयल मार्केट है ये पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा है, क्योंकि खुद सोचिए कि 1970s के टाइम में जब ओपेक का जो शेयर था ग्लोबल ऑयल मार्केट में ये 50% हुआ करता था, आज के टाइम में ये घटकर 35 से लेकर 40% हो चुका है। इतना ही नहीं, जो न्यू पावर सेंटर्स है वो इमर्ज होकर आ रहे हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये 13 मिलियन बैरल पर डे ये ऑयल को प्रोड्यूस करता है, शेल गैस को भी प्रोड्यूस करता है। रसिया ने भी इस ईरान वॉर में काफी बेनिफिट्स यहाँ पर अर्न किया। इतना ही नहीं, इंडिपेंडेंट जो प्रोड्यूसर्स है ये भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो यूएई को यहाँ पे ये लगता है कि अगर ओपेक जैसा जो कार्टेल है अगर ये कोटा को कंट्रोल करता है तो क्यों ना ओपेक से बाहर निकलकर एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बना जाए, ताकि प्रॉफिट हम लोग और भी ज्यादा अर्न कर सके। लेकिन इसमें इंडिया का क्या एंगल है? देखिए, 28 अप्रैल के दिन में यूएई की तरफ से अनाउंस किया गया, लेकिन 26 और 27 अप्रैल के दिन में अजीत डोभाल यूएई में थे, जहां ये कहा जा रहा है कि रीजनल स्टेबिलिटी और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर, जिसे 2022 के टाइम में साइन किया गया था, इसको लेकर बातचीत हुई है, जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर यह कहा जा रहा है कि यूएई जो है ये भारत को लॉन्ग टर्म ऑयल सप्लाई को लेकर गारंटी देगा। इतना ही नहीं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पर ईरान की तरफ से, इवन की यूएस की तरफ से जो ब्लॉक किया गया है, इसको भी पार्सली बाईपास करने की बात की जा रही है। और इसमें जो फुजीरा है इसका रोल यहाँ पर बढ़ने वाला है। स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, इतना ही नहीं, जिस तरीके से हम लोग रशिया के साथ में डिस्काउंटेड प्राइस में कच्चा तेल खरीदते हैं, जिससे भारत को यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा होता है, इसी तरीके से यहाँ पर यूएई के साथ में हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस में कच्चा तेल खरीद सकते हैं। एलएनजी भी हम लोग परचेज करते हैं, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएई और भारत के बीच में लोकल करेंसीज में भी ट्रेड होते हैं, जहां पर रुपी और दिरहम जो ट्रेड है इसे और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो भी कम होगा, क्योंकि पेट्रो युआन भी यहाँ पे इमर्ज होकर निकल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अपने पेट्रो रुपीज को भी यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि यूएई और यूएस के बीच में एक फिक्स्ड पैक देखने को मिलता है, जहां पर $1 जो है ये 3.65 दिरहम के बराबर में है, और ये पिछले 5 साल से है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि यूएई के इस स्टेप से क्या ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है? क्योंकि अगेन यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज को लेकर जो पैनिक है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कोई भी फ्यूल शॉर्टेज फिलहाल अभी नहीं है। जो पब्लिक है उनसे अपील की जा रही है कि जो पैनिक है आप इसे अवॉइड कीजिए। और इसके पहले भी पिछले महीने भी सेंटर की तरफ से कहा गया था कि कोई भी शॉर्टेज नहीं है, इंडिया का जो एनर्जी सप्लाई है ये सिक्योर है फॉर मेनी मंथ्स के लिए। और हमने अपने वीडियो आपको बताया था कि जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है और जो कमर्शियल स्टॉक्स है, अगर इसे मिला दिया जाए तो हमारे पास में 74 डेज के रिजर्व्स है। और आज से कुछ दिन पहले हमने आपको ये भी कहा था कि हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के जो फेज 2 है इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, जहां एक्स्ट्रा हम लोग 11 दिन के लिए जो ऑयल्स है ये रिजर्व कर पाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं पूछ अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।